हर चेहरा एक कहानी। सुनने वालों को फरजाना सफदर का सलाम पहुंचे। मेरी जिंदगी में अब धूल भरे सन्नाटे का राज है। मैंने जो बोया वही काट रहा हूँ। जिंदगी को पूरा आसाइश बनाने के लिए मैंने जो कोशिश की थी वो चोर रास्ते की थी। इसलिए खुदावंद ताला ने ऐसी सजा दी है कि मैं सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। सभी आज की कहानी का उन्वान है धुआं भरा सन्नाटा। मैं गुज़िश्ता 4 साल से इस वर्कशॉप में काम कर रहा था। मैं 10 साल का था तो अब्बा का इंतकाल हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी। मैं उन दिनों छठी जमात में पढ़ रहा था और मेरे टीचर्स का ख्याल था कि मैं बहुत ज़हीन हूँ और एक दिन स्कूल का नाम ज़रूर रोशन करूँगा। लेकिन स्कूल का नाम रोशन करने से पहले ही मेरी उम्मीदों के तमाम दिए गुल हो गए। अब्बा एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे। उनकी तनख्वाह हम 3 अफराद के लिए काफ़ी होती थी। घर भी अपना था और अब्बा का इरादा था कि वो हाउस बिल्डिंग से कर्ज लेकर इस घर को ज़रा ढंग से तामीर कराएंगे, लेकिन वक्त ने उन्हें मोहलत नहीं दी। यूं मुझे इस वर्कशॉप में काम करना पड़ा। वर्कशॉप का मालिक जब्बार बहुत गुस्सीला और हदचट था। गालियां तो उसकी ज़बान पर रहती थीं। हमारे मोहल्ले के चाचा इकराम से उसकी दोस्ती थी, वही मुझे जब्बार के पास ले गए। इन दोनों की आपस में बातचीत हुई। फिर वो उस्ताद अकरम चचा से बोले, अभी तो मैं इसे 10 रुपए रोज दूंगा और सुबह शाम 2 वक्त की चाय भी मिलेगी। हाँ, खाना इसे घर से लाना पड़ेगा। तुम्हारी बहुत मेहरबानी उस्ताद। बेचारा यतीम बच्चा है, कोई हुनर हाथ में आया तो इसका मुस्तकबिल भी बन जाएगा। ठीक है बे, कल से आ जाइयो। और हाँ, अपने ये उजले कपड़े उतार कर कोई मैला सूट पहन कर आना। यहाँ ऐसे कपड़ों का कोई काम नहीं चलता बेटा। घर पहुंचकर जब मैंने अम्मा को बताया कि वहाँ का हर आदमी गलीज है अम्मा, वर्कशॉप का फर्श भी न सिर्फ तेल के दागों से अटा हुआ है बल्कि दीवारों पर भी तेल, ग्रीस और पेंट के दाग हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा रोने लगी। अम्मा की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल गोया गटने लगा था। रोते हुए बोली, अब यही कुछ करना पड़ेगा अनवर बेटे। अगर ये आसरा भी ना रहा तो फाकों की नौबत आ जाएगी। फिर तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी, अपनी बेबसी पर या शायद मेरे इनकार पर। मैंने उनके आंसू साफ करते हुए कहा, रो मत अम्मा, मैं वही काम करूंगा, बस आप रोना मत। दूसरे दिन अम्मा ने मुझे एक पुरानी जीन्स और शर्ट निकाल कर दी। मेरे ये पुराने जूते जिन्हें मैं बदरंग समझकर छोड़ चुका था, इन लड़कों के कपड़ों से कहीं बेहतर थे जो वर्कशॉप में काम कर रहे थे। अम्मा ने खाने के इसी डिब्बे में घी निकाल कर 2 रोटियां रख दी और कहा, वहाँ चाय तो मिलती है, इन्हें चाय के साथ खा लेना बेटा। वर्कशॉप में पहला दिन तो मजीद ने मुझे मुख्तलिफ औजारों, पानों वगैरह के नाम याद करने में गुजार दिया। उस्ताद ने मुझे मजीद के हवाले कर दिया था। उसे सब मजीद भाई कहते थे। उस्ताद की तरह वो भी बहुत उजट और बदज़बान आदमी था। वो भी उस्ताद ही की तरह गालियां दिया करता था। दूसरे दिन मैंने भी काम सीखना शुरू कर दिया। उस्ताद में और मजीद में एक अच्छी बात ये थी कि दोनों अपने काम में माहिर थे और सिखाने के मामले में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते थे। मैं मजीद को पाने, स्क्रू ड्राइव वगैरह पकड़ाता जाता और उसके काम को बहुत तवज्जो से देखता रहता। 2 हफ्ते बाद मैंने एक गाड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन कैप खोलकर साफ किया, गाड़ी में नया फिल्टर लगाया और डिस्ट्रीब्यूशन कैप दोबारा फिट भी कर दिया। मजीद उस वक्त किसी काम से गया हुआ था। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि अन्नो, इस कोरोला का डिस्ट्रीब्यूटर कैप खोल दे, मैं आकर देखता हूँ इसमें खराबी क्या है। मजीद वापस आया तो गाड़ी का बोनट बंद देकर चीखा, अन्नो। जी मजीद भाई। उल्लू के पट्टे, मैंने तुझसे कहा था इस गाड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन कैप खोल कर रखना, तू अभी तक ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठा है। मजीद भाई, मैंने वो कैप साफ करके दोबारा लगा दिया है। गाड़ी का एक प्लग भी काम नहीं कर रहा था और फिल्टर में भी कचरा था। मैंने सब कुछ बदल दिया है, जरा गाड़ी स्टार्ट करो। उसने बेयकीनी से मुझे देखा और गाड़ी में बैठकर सेल्फ लगाया तो पहले ही सेल्फ पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। अरे वाह अनु, तूने तो कमाल कर दिया यार, इतनी जल्दी तो मैंने भी काम नहीं सीखा था। मजीद भाई, एक बात और, आइंदा चाहे मुझे मार लेना लेकिन मुझे गाली मत देना, गाली मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा चल, आइंदा से तुझे कभी गाली नहीं दूंगा, ठीक? फिर तो मैंने इतनी तेजी से काम सीखा कि मजीद के बाद अब मेरा ही नाम लिया जाने लगा। इस दौरान में अहमद किसी दूसरी वर्कशॉप में चला गया था। इसके बावजूद वहाँ ऐसे लड़के मौजूद थे जो 6 और 8 साल से काम कर रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 साल में उन सबको पीछे छोड़ दिया। इसकी वजह सिर्फ एक ये थी कि उन लोगों के मुकाबले में तालीम याफ्ता था, ज़हीन था और काम पर तवज्जो देता था। दूसरे काम चोर थे, काम करने में सुस्ती दिखाते और जानबूझकर काम चोरी करते थे।
استاد اور مجید دونوں میرے کام سے بہت خوش تھے۔ مجید کے خیال میں مجھے اب مزید سیکھنے کے بجائے پریکٹس کی ضرورت تھی۔ استاد کا کہنا تھا کہ ابھی پورا میکینک بننے کے لیے ایک آنچ کی نہیں بلکہ کئی آنچ کی کسر تھی۔ اس نے اب میری دہاڑی میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اب مجھے 30 روپے روز کے دیتا تھا۔ اس کے علاوہ دوپہر کا کھانا بھی استاد اور مجید کے ساتھ کھایا کرتا تھا۔ گاڑی ٹھیک ہونے پر اکثر لوگ ٹپ بھی دیتے تھے، لیکن میں بہت خوبصورتی سے انکار کر دیتا تھا۔ مجھے اس ٹپ اور بخشش سے سخت نفرت تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے لوگ مجھ پر ترس کھا رہے ہوں، میری غربت کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ اس کے برعکس دوسرے لڑکے ٹپ پر چیل کی طرح جھپٹتے تھے۔ اس ورک شاپ پر میں نے پہلی دفعہ رمشا کو دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت سی نیلے آنکھوں اور بھورے بالوں والی لڑکی مجھے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ اس کا باپ البتہ انتہائی مغرور اور بد اخلاق تھا۔ اس دن اتفاق سے استاد اور مجید دونوں ہی نہیں تھے۔ اس کی چمکتی دمکتی ہنڈا سیوک وہاں کا رکی تو میری نظر اس خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ میں اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ وہ بھی بہت دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب لڑکی کے باپ نے 2-3 دفعہ ہارن بجایا تو مجھے ہوش آیا۔ میں ان کے نزدیک پہنچا۔ جی صاحب، گاڑی میں کوئی پرابلم ہے؟ جبار کہاں ہے؟ استاد تو کام سے گئے ہوئے ہیں۔ اور مجید؟ وہ بھی نہیں آیا۔ آپ مجھے بتائیں سر، گاڑی میں کیا پرابلم ہے؟ تجھے بتاؤں؟ 15 لاکھ کی گاڑی ہے، تو اس کا بیڑا غرق کر دے گا۔ آپ گاڑی تو سٹارٹ کریں سر۔ اچھا۔ میں نے گاڑی کی آواز کو غور سے سنا، پھر اپنی تسلی کے لیے بونٹ کھول کر میں نے آواز سنی اور اسے کہا، جناب انجن بند کر دیں۔ اس نے انجن بند کر دیا۔ آپ کی گاڑی کی کلچ پلیٹس ختم ہو گئی ہیں سر۔ گاڑی گرم بھی ہو رہی ہوگی، اس کے ریڈیٹر میں بھی خرابی ہے، پانی انجن میں پوری طرح سرکولیٹ نہیں کر رہا۔ تیرا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میرا دماغ تو بالکل ٹھیک ہے سر، میں تو مکینکوں کو اور ان کے ہتھ کنڈوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے یہ گاڑی 6 مہینے پہلے شو روم سے نکلوائی ہے، 0 میٹر، اور تو مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ گاڑی کی کلچ پلیٹس کام نہیں کر رہی۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو گاڑی کو کمپنی کے ورک شاپ میں کیوں نہیں لے جاتے؟ اچھا، تو بکواس بند کر، مجھے مشورے مت دے۔ لینگویج پلیز سر۔ میں ان دنوں میٹرک میں پڑھ رہا تھا اور میری انگلش کلاس میں سب سے اچھی تھی۔ واٹ؟ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ زبان سنبھال کر بات کروں؟ یہ جملہ تو نے کہاں سے سیکھ لیا؟ میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اگر تمہیں کام نہیں کرانا ہے تو یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اسے مجھ سے اس لہجے اور اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ اس کے جواب میں نہ صرف مجھے ماں کی گالی دی بلکہ ایک زوردار تھپڑ بھی میرے چہرے پر رسید کر دیا۔ میں نے دیکھا آؤ نہ تاؤ، نزدیک پڑا ہوا بھاری رینج اٹھا لیا اور اس کے سر پر مارنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے کسی نے رینج پکڑ لیا۔ میں تیر ملا کر پلٹا تو مجھے مزید نظر آیا۔ اس نے میرا ہاتھ روکا تھا۔ کسٹمر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے انو، چاہے کسٹمر تمہیں انتہائی غلیظ گالیاں دے، مارے پیٹے، تو بہت بڑا بدماش ہے۔ گاڑی والا چیخ کر بولا، میں ابھی تیری ساری بدماشی نکالتا ہوں۔ گاڑی کو جذباتی انداز میں ریورس کرنے کے بعد وہ تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ انو۔ جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ شہر کا معروف بزنس مین جاوید الہی ہے۔ یار وہ بزنس مین ہو یا سرکاری ملازم، اسے گالم گلوچ اور مار پیٹ کا حق کس نے دیا ہے؟ اچھا چھوڑ، یہ ہمارا بہت پرانا کسٹمر ہے، یہ پھر آئے گا۔ استاد اس کا غصہ ٹھنڈا کر دے گا۔ چل یار کھانا کھا لے، استاد تو پتہ نہیں کب آئے گا۔ ہم دونوں استاد کے کیبن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ ہم نے کھانا ختم بھی نہیں کیا تھا کہ ورک شاپ میں پولیس کی ایک موبائل داخل ہوئی۔ یہ آ گئے مفتے۔ پولیس والے اکثر اپنی موبائلیں ٹھیک کروانے آتے تھے لیکن پیسے نہیں دیتے تھے۔ یار تو دیکھ، مجید نے کہا، میں تو بہت تھک گیا ہوں۔ میں کیبن سے باہر نکلا تو انسپیکٹر نے آواز دی، یہ لڑکے ادھر آ۔ جی سر۔ انو کون ہے؟ انو یہی صاحب ہے سر۔ تم ذرا تھانے چلو۔ کیوں تو میں تجھے بعد میں بتاؤں گا۔ تھانے کا انچارج انتہائی خرانٹ قسم کا رشوت خور افسر تھا۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اس کی ذاتی گاڑی بھی مفتے میں ٹھیک کی تھی۔ کیوں ہوئے؟ اب تیرے اتنے دماغ ہو گئے کہ تو کسٹمر پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا؟ غلطی ان صاحب کی ہے سر، پہلے انہوں نے مجھے گالی دی اور تھپڑ مارا، پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے تو مجھے مارنے کے لیے ایک وزنی پانا اٹھا لیا تھا، اگر اس کا ساتھی سے نہ پکڑ لیتا تو یہ اب تک میری وہاں پہ لاش پڑی ہوتی۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ دوبارہ کسی کسٹمر سے بدتمیزی کرنا بھول جائے گا۔ یہ سارا کچھ سن کر لڑکی بولی، پاپا
आपने पहले से गालियां देना शुरू की, फिर गाड़ी से उतरकर से थप्पड़ मारा। तुम चुप रहो रमशा। मुझे मालूम हुआ कि इस हसीन लड़की का नाम रमशा है। इंस्पेक्टर ने एक संतरी से कहा, इसे बंद कर दो, 1-2 दिन यहाँ रहेगा तो इसका दिमाग पूरी तरह ठिकाने आ जाएगा और अकड़ निकल जाएगी इसकी। संतरी मुझे थप्पड़ और ठुड्डे मारता हुआ हवालात की तरफ ले गया और गर्दन पकड़कर मुझे अंदर धकेल दिया। अपनी तौहीन और बेबसी पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे उम्मीद थी कि अभी थोड़ी देर में उस्ताद आकर मुझे छुड़ा कर ले जाएगा, लेकिन शाम से रात हो गई। वहां ना उस्ताद आया और ना कोई दूसरा। रात को पुलिस वालों ने मुझ पर बड़ा तशद्दुद किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया है कि जिसकी पादाश में मुझ पर इतना तशद्दुद किया जा रहा है। रात भर तशद्दुद के बावजूद मुझे इन लोगों ने फिर हवालात में बंद कर दिया। मोबाइल का ड्राइवर भला आदमी था, खामोशी से मेरे पास आया और बोला, अन्नो तू फिक्र मत कर, तेरा उस्ताद तुझे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर आज इन लोगों ने तुझे नहीं छोड़ा तो वो शाम तक किसी वकील को लेकर आएगा। लेकिन मैंने क्या किया है? मलिक ने इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए दिए हैं मुझे मारने पीटने के। हाँ, तूने उसकी बेइज्जती जो की थी। अन्नो मेरी बात गौर से सुन, अभी तक तेरी गिरफ्तारी का कोई सबूत ही नहीं है और पर्चा भी नहीं कटा है। अगर तेरा उस्ताद पुलिस वालों को कुछ रकम दे दे तो तेरी जान छूट सकती है। ये कहकर वो चला गया। मेरे जहन में आंधियां सी चलने लगी। इस मलिक ने महज इस वजह से मुझे हवालात में बंद करवा के तशद्दुद कराया कि मैंने इसकी गालियों के जवाब में गाली दी थी। मेरे जिस्म का रुआ रुआ इंतकाम की आग में चलने लगा। शाम को एक संतरी हवालात के दरवाजे पर आया और बोला, अन्नो चल, तुझे साहब ने बुलाया है। यूं मैं कमरे में आया तो देखा कि इंचार्ज के कमरे में उस्ताद भी बैठा हुआ है, जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लें जी जब्बार साहब, आप अपने बंदे को ले जाएं। आप नाहक एसएसपी साहब के पास गए। मैंने इसे शुबे में गिरफ्तार किया था, लेकिन वो शुबा ही था। मैं तो आज खुद इसे छोड़ने वाला था। चलो अन्नो। मैं इसके साथ उठकर खामोशी से बाहर आ गया। उस्ताद एक गाड़ी भी लाया था। मुझसे चलना तोबर हो गया था क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मारा था। उस्ताद ने मुझे बताया कि मैंने एसएचओ से पहले ही बात की थी, लेकिन मसरूफियत की वजह से वो बात करने से इनकार कर रहा था। उस्ताद, अगर मुझे छुड़ाना ही था तो एक रात और एक दिन क्यों छोड़ा? तो भाई क्या करता? वो फोन ही नहीं उठा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसका फोन मिला था। आज ही सुबह तो वो पहुंचे हैं यहाँ पर। अम्मा पता नहीं क्या कर रही होंगी कि अम्मा को से कह दिया है कि तुम मेरे साथ हो और रात को भी मेरे साथ हो क्योंकि काम बहुत है। अब मेरे जहन में उठते बैठते सिर्फ एक ही ख्याल रहता था कि मलिक से इंतकाम लेना है। गवार और नाखुशगवार यादें समेटे बीत गया। मैंने बीए कर लिया। अब मैं संजीदगी से सोच रहा था कि दुबई या सऊदी अरब निकल जाऊं, लेकिन वहां भी हालात अब नहीं रहे थे जो 20 साल पहले थे। वहाँ से तो लोग अब वापस आ रहे थे। एक दिन मैं शॉपिंग कर रहा था कि मुझे इंतहाई हसीन लड़की दिखाई दी। उसकी आंखें देखकर मैं पहचान गया कि वो रमशा है। उस वक्त वो अपने किसी दोस्त के साथ थी। उसने मुझे भी देख लिया और उसकी आंखों में शनासाई उतर आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मेरी तरफ बढ़ी। आप अन्नो है ना, वही मैकेनिक? जी हाँ, मैं अन्नो, अनवर अली। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या अभी तक उसी वर्कशॉप में हैं? जी हाँ, मैं उसी वर्कशॉप में हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैंने बीए भी कर लिया है। अब सोच रहा हूँ कि एमए भी कर लूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें उसकी दोस्त सुन रही थी। कहने लगी, ये कौन साहब है रमशा? भाई जरा हमसे भी तो तारुफ करवाओ। भाई ये अनवर अली साहब हैं, ये बहुत अच्छे मैकेनिक हैं। अगर हमारे मुल्क के सारे मैकेनिक इतने हैंडसम और स्मार्ट हो जाएं तो क्या? ये आप मुझ पर तंज कर रही हैं या मेरी तारीफ कर रही हैं? नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। ऐसा मैकेनिक मैंने पहली दफा देखा है। पढ़ा लिखा, साफ सुथरा, हैंडसम। आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया। इसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू हुई और वो चली गई। वक्त अब भी बदल गया था। वक्त तो खासा बदल चुका था। अब मेरी आमदनी अच्छी खासी थी। मजीद ने अपनी अलग वर्कशॉप खोली थी। उस्ताद ने मुझे वर्कशॉप में 30% का पार्टनर बना लिया था। उसे खौफ था कि कहीं मैं भी उसे छोड़कर न चला जाऊं। मेरे घर की हालत भी सुधर गई थी। अब मेरे घर में काई ज़दा गुस्ल खाना नहीं बल्कि कमरों के साथ खूबसूरत टाइल्स वाले बाथरूम थे। मुझे हर तरह का ऐशो आराम मैसर था। अम्मा की सेहत भी काबिल रख्श थी। बस मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मलिक से बदला लेने की ख्वाहिश। मैंने कसम खाई थी कि मैं उसे अपनी तौहीन का बदला ज़रूर लूँगा।